जनरली ये बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये हम इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसी से आपकी जो ओवरऑल बिजनेस है उसकी सक्सेस डिसाइड हो पाएगी। आज हम लोग शुरू करेंगे ना शॉपिंग एड्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं शॉपिंग एड्स कैसे होती हैं। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं ना कि जब गूगल पे जाते हैं और यहाँ पर कुछ भी परचेज करना चाहते हैं ना, जैसे हमने यहाँ पर सर्च कर दिया बाई शूज़, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको शूज़ की काफ़ी सारी ये एड्स दिखेंगी। यहाँ पर स्पॉन्सर्ड ऐड होती हैं ये, और यहाँ पर अलग अलग कंपनीज यानी कि अलग अलग जो वेबसाइट्स हैं उनकी एड्स यहाँ पर दिख रही है। और ये जितनी भी एड्स दिख रही हैं ये सारी की सारी कहाँ से चलाई जा रही हैं? गूगल एड्स के सिस्टम से चलाई जा रही है ना। तो हम लोग कैसे ये सारी शॉपिंग एड्स दिखा सकते हैं? और इसमें भी मज़ेदार बात ये है कि फॉर एग्जांपल मान लो हम ये adidas.co.in एडिडास की ऑफिशियल वेबसाइट पर गए और इस प्रोडक्ट को मैंने व्यू करा, तो कैसे हम लोग ये काम कर सकते हैं कि हम कुछ इस तरीके से सेटअप करें कि अगर किसी बंदे ने ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट देखा हुआ है तो स्पेशली इसी प्रोडक्ट की ऐड उसको बाकी जगह पर दिखने लग जाए, है ना, स्पेशली यही प्रोडक्ट की। तो ये बहुत अच्छी बात होगी अगर कुछ ऐसा हो जाए तो, है ना। तो सबसे पहले ना हम ये शॉपिंग एड्स चलाने से पहले बहुत ज़रूरी एक चीज़ समझेंगे जो कि है गूगल एड्स शॉपिंग का इकोसिस्टम कैसे हम पूरा क्रिएट करेंगे, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। थोड़ा सा थियोरेटिकल चीज़ें हैं बट समझना इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके बिना आप किसी भी ई कॉमर्स स्टोर को स्केल नहीं कर सकते हैं, प्रॉफिट उससे नहीं आप अर्न कर सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो इनको हम पहले समझ लेते हैं। गूगल शॉपिंग एड्स इकोसिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे ये काम करती हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है द गूगल शॉपिंग एड्स इकोसिस्टम इज एन इसेंशियल टूल फॉर ई कॉमर्स बिजनेसेस स्पेशली फॉर डायरेक्ट टू कस्टमर यानी कि D2C ब्रांड्स, जहाँ पर भी हम डायरेक्टली कस्टमर के साथ इंगेज करते हैं, या ई कॉमर्स स्टोर जैसे सबसे ज़्यादा D2C ब्रांड में एक नंबर एक चीज़ है। तो इस पर अगर आपको ये काम करना है तो किस तरीके से ये काम करेंगे? तो इट फोकसेस ऑन प्रमोटिंग प्रोडक्ट विजुअली वाया सर्च रिजल्ट, है ना। हमने देखा कि यहाँ पर हमने एक सर्च मारा और यहाँ पर हमने क्या देखी, काफ़ी सारी एड्स को देखा जो कि शॉपिंग एड चल रही है। डिस्प्लेइंग प्रोडक्ट इमेजेस, उनके प्राइस, उनकी अदर डिटेल्स, ऑफर, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्या दिखेंगी, प्राइस दिखेगा, कंपनी का नाम, यहाँ पर आप फ्री डिलीवरी देख सकते हो, यहाँ पर आप रेटिंग देख सकते हो, कई बार यहाँ पर आपको ऑफर दिखता है 5%, 10%, 50% ऑफ, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें अगर हमें दिखानी है तो हमें ये काम आता है। ईजियर फॉर कस्टमर टू कंपेयर द परचेज, हेयर्स इज एन इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन ऑफ की कंपोनेंट्स, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि जब भी हम शॉपिंग एड्स चलाने जाएं तो गूगल एड्स के सिस्टम में कन्वर्जन्स को प्रॉपर सेटअप कर लें। कन्वर्जन सेटअप करने का मतलब क्या है ना कि आप समझ रहे हो कि अगर आपकी वेबसाइट पर जा करके कोई प्रोडक्ट को बाई करता है ना या परचेज करता है तो उसका पूरा रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए कि कितने लोग उस चीज़ को परचेज कर रहे हैं, तभी तो हम उस ऐड को ऑप्टिमाइज कर पाएंगे ना। क्यों भाई, अदरवाइज तो नहीं कर पाएंगे। अच्छा, साथ ही साथ इसमें और भी जो इवेंट्स होती हैं जिनको हम लोग ई कॉमर्स इवेंट बोलते हैं। ई कॉमर्स इवेंट क्या क्या होती हैं? जैसे प्रोडक्ट को व्यू करना, ऐड टू कार्ट करना, इनिशिएट चेकआउट करना, ऐड पेमेंट इन्फो, है ना, परचेज। तो ये सारी इवेंट्स जितनी भी कोई पर्सन करता है ये सारी क्या कहलाती है? ई कॉमर्स इवेंट्स कहलाते हैं। और इन इवेंट्स को भी हमें कई बारी ट्रैक करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम अगर माने रीमार्केटिंग करेंगे तो जो भी पर्सन्स हमारे ऐड टू कार्ट किए हैं या उस प्रोडक्ट को व्यू किए हैं तो उनको हम पर्सनलाइज्ड एज दिखा पाएँ, उसी प्रोडक्ट की ऐड को दिखा पाएँ और स्पेशली उसी प्रोडक्ट में उनको हम कुछ ऑफ भी दे पाएँ। अगर ये सारी चीज़ें आपको करनी है तो क्या करना होगा कि आपको कन्वर्जन्स को पहले से प्रॉपर सेटअप करना होगा एंड विद वैल्यू। वैल्यू का मतलब ये है ना कि जैसे ये प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, 45,999 है, लेकिन आफ्टर डिस्काउंट ये आपको
99.50 का दे रहे हैं। तो अब होता क्या है कि ई कॉमर्स में जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका सबका प्राइस क्या है, डिफरेंट है। आप देखो तो यहाँ पर हजारों प्रोडक्ट हैं, हजारों प्रोडक्ट के अलग अलग प्राइसेस हैं, माने अलग अलग उनकी वैल्यूज हैं, अलग अलग ऑफर्स हैं। तो हम ये चाहेंगे कि हमारी जो कन्वर्जन सेटअप हो उसमें विद वैल्यू, और वैल्यू भी कैसे, डायनेमिकली हो, माने कि हर प्रोडक्ट की अलग अलग वैल्यू भी हम ट्रैक कर पाए कि कौन सा प्रोडक्ट कितने प्राइस का था जिस पर्सन ने लिया हुआ है। बात समझ आई ना? तो ये चीजें आपकी प्रॉपर सेटअप होनी चाहिए जो कि हम करेंगे। और उसके बाद में हमें ये समझना है कि जितने भी ज्यादातर ऑल माने ई कॉमर्स स्टोर बनते हैं वो मेनली 3 टेक्नोलॉजी पे बनते हैं। पहला तो आपका बनता है वर्डप्रेस की ई कॉमर्स प्लगइन के थ्रू। जब हम ई कॉमर्स इंस्टॉल करते हैं तो हमारा पूरा ई कॉमर्स का इकोसिस्टम ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। तो ज़्यादातर केसेस में हम ई कॉमर्स का जो सेटअप करते हैं वो ई कॉमर्स के थ्रू करते हैं, वर्डप्रेस के थ्रू करते हैं। एंड मोस्ट पॉपुलर है शॉपिफाई। शॉपिफाई पर बहुत सारे स्टोर बनाते हैं लोग। शॉपिफाई जैसे आपका ये वर्डप्रेस एक सीएमएस है जहां पर हम वेबसाइट, लैंडिंग पेजेस एंड ई कॉमर्स स्टोर्स बनाते हैं। उसी तरीके से शॉपिफाई स्पेशलाइज्ड होता है ई कॉमर्स स्टोर क्रिएट करने के लिए, केवल उसी के लिए वो पॉपुलर है। तो वहाँ पर आप अपना स्टोर बनाते हैं। या थर्ड एक ऑप्शन है कि आप कस्टम कोडेड वेबसाइट बनाते हैं अपना डेवलपर हायर करके, या फिर आप किसी कंपनी से बोलते हैं ना कि भैया मुझे एक ई कॉमर्स की वेबसाइट बनवानी है। अब इसमें सबसे चीपेस्ट एंड बेस्ट सोल्यूशन है वर्डप्रेस, क्योंकि वर्डप्रेस फ्री है, एक भी पैसा आपको लगाना नहीं, पूरा ई कॉमर्स स्टोर आपका रेडी, और लगभग इसमें आपको सारा कुछ मिल जाता है। सारा कुछ जो आपको जरूरत है ई कॉमर्स मैनेजमेंट के लिए वो सारी चीजें आपको पहले से इसमें रहती है। शॉपिफाई में भी सारी चीजें रहती हैं, बट शॉपिफाई थोड़ा सा पेड में आ जाता है। और उसके बाद अगर आप कस्टम कोडेड वेबसाइट में जाएंगे तो कस्टम कोडेड वेबसाइट आपको काफी कॉस्टली पड़ेगी, है ना। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की हम बात करें कि अगर आपको एक बेसिक सी वेबसाइट बनवानी है तो आप ये मोटा मोटा मान के चले, कस्टम कोडिंग पे अगर बनी है तो 2-3 लाख रुपए से स्टार्टिंग होनी ही होनी एक वेबसाइट की, जो काम आपके लिए लगभग फ्री हो सकता था, है ना। तो कई बार क्या होता है ना कि हम लोग ये सोचते हैं कि यार हम कस्टम कोडेड वेबसाइट बनाएं या ओ कॉमर्स सेटअप करें या शॉपिफाई सेटअप करें। तो बेस्ट ऑप्शन है कि स्टार्टिंग के लिए आप क्या करें, वर्डप्रेस के लिए प्रेफर करें। देखो कस्टम कोडेड वेबसाइट की हमें जरूरत तब पड़ती है ना जब हमारा बहुत बड़ा ब्रांड हो, है ना, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या कुछ इस तरीके का, कि जहां पर आपके पास ऑलरेडी मोर देन 50,000 या 1 लाख कस्टमर हैं एग्जिस्टिंग। तब तो अगर आप जाते हो कस्टम कोडेड वेबसाइट जहां पर आपको पर्सनलाइज चीजें चाहिए, पर्सनलाइज, है ना। और मुझे नहीं लगता है कि यार अगर आपका मतलब 50,000 1 लाख से कम कस्टमर हैं तो आपको पर्सनलाइज कुछ ऐसी वेबसाइट्स की जरूरत होती है। बट फिर भी अगर आपको है तो आप जा सकते हैं भाई, हम लोग वर्डप्रेस वाला ही सीखेंगे, है ना। तो वर्डप्रेस बेस्ट है और फ्री भी है। तो शॉपिफाई, वर्डप्रेस यानी कि ई कॉमर्स के थ्रू या कस्टम कोडेड वेबसाइट, इन सब पे हम क्या करते हैं, कन्वर्जन ट्रैकिंग को सेटअप करते हैं। और कई बारी क्या होता है ना कि जैसे वर्डप्रेस वगैरह में ये सारे काम करना, कन्वर्जन वगैरह को सेटअप करना, है ना, ये बहुत इजी होता है। यही काम अगर आप कस्टम कोडेड वेबसाइट में जाएंगे तो आपको बार बार डेवलपर को वो चीज़ बतानी पड़ेगी और डेवलपर को आप परेशान करेंगे, है ना। वो तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो शॉपिफाई ऑफर अ डायरेक्ट गूगल चैनल इंटीग्रेशन फॉर इजियर सेटअप फॉर बोथ शॉपिंग एंड कन्वर्जन ट्रैकिंग। अगर आप शॉपिफाई का यूज करते हो तो बहुत इजी काम है ये काम करना कि आप कन्वर्जन को सेटअप कर पाएं। और ई कॉमर्स में भी बहुत सारे प्लगइन्स ऐसे आते हैं जिनकी मदद से आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन कस्टम कोडेड वेबसाइट में आपको जरूरत पड़ेगी अपने डेवलपर की जिसने उस वेबसाइट को बनाया है, क्योंकि वही उस कोड को अच्छे से समझ सकता है। अगर कोई नया पर्सन या नया डेवलपर, सोचो वेबसाइट किसी और ने बनाई है और एक नया डेवलपर है जो उसको उसमें कोड को लगाना चाहता है, कन्वर्जेंस को सेटअप करना चाहता है, तो उसको थोड़ा दिक्कत होगी। उसको कोड को एक बार रीड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, है ना। तो अगर आपका डेवलपर उस मामले में एक्सपर्ट नहीं है तो शायद ये काम करने में भी उसको दिक्कत आने वाली है।
उसके बाद वैल्यू ऑफ कन्वर्जन ट्रैकिंग, जितने भी कन्वर्जन आप सेटअप कर रहे हो, है ना, कि यार ये प्रोडक्ट हमारा परचेज हुआ, तो इसकी वैल्यूज को आप प्रॉपर पॉपुलेट करा पा रहे हो कि नहीं करा पा रहे हो अपने कन्वर्जन्स में, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। प्रोवाइड विजिबिलिटी ऑन विच प्रोडक्ट एंड कैंपेन्स जनरेट्स द सेल्स, कौन से प्रोडक्ट की सेल्स आई, कितने की आई। उसके बाद में आपका जो कस्टमर बिहेवियर है, बाउंस रेट कितना है, कार्ड अबेंडेंट कितना हुआ है, ये सारी चीज़ें आप ट्रैक कर पाएँ। आप आरओएस को प्रॉपर तरीके से ट्रैक कर पाएँ फॉर बजट ऑप्टिमाइजेशन। तो ये चीज़ें हम लोग अभी करने वाले हैं, लेकिन पहले थोड़ा समझ लेते हैं। देन उसके बाद में एक चीज़ है गूगल मर्चेंट सेंटर। होता क्या है कि ये हमारी वेबसाइट है, फॉर एग्जाम्पल हम अपनी वाली ले लेते हैं, कौन सी, इस पे narayanit.com। अब इस narayanit.com में जो हमारा शॉपिंग की वेबसाइट है, तो इसमें कुछ एक प्रोडक्ट डले हुए हैं, राइट। अब हम क्या चाहते हैं कि इन पर हम गूगल एड्स चलाएं, और गूगल एड्स भी किस तरीके से हम लोग चलाएंगे, पर्सनलाइज्ड एड्स चलाएंगे। माने कि अगर किसी बंदे ने ये बाथ पेडल बिन को बाई करा है, तो इसी प्रोडक्ट की एड दिखे, क्लियर। तो कहीं ना कहीं गूगल के पास आपकी वेबसाइट में जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी ऑफर्स चल रहे हैं, जितने भी इनके प्राइस हैं, प्रोडक्ट की आईडी है, एक एक बात गूगल को पता होगी, तभी तो वो कर पाएगा, अदरवाइज कैसे कर पाएगा। तो गूगल क्या ऑप्शन देता है, गूगल में एक ना मर्चेंट सेंटर होता है। मर्चेंट सेंटर का मतलब आप ऐसे समझो कि ये गूगल का खुद का अपना ई कॉमर्स होता है, और ये आपके वेबसाइट, जो आपकी ई कॉमर्स कस्टम आपकी कोडेड वेबसाइट है या फिर आपकी शॉपिफाई वेबसाइट है, वो दोनों आपस में एकदम लिंक्ड होते रहे, एकदम सिंक होते रहते हैं। हाँ, उसमें भी आप शेड्यूलिंग कर सकते हो कि कैसे कितनी देर में प्रोडक्ट शेड्यूल होने, माने कि अगर आप अपनी वेबसाइट से प्रोडक्ट को डिलीट करोगे तो मर्चेंट सेंटर से ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए, है ना। गूगल का मर्चेंट सेंटर वो गूगल का होगा, लेकिन हम दोनों को आपस में लिंक कर देंगे, ताकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन, एक एक प्रोडक्ट की एक एक इंफॉर्मेशन गूगल के मर्चेंट सेंटर पे रहे। और ये यहाँ पर जो आप ऐड देख रहे हैं, ये स्पेशली ऐड मर्चेंट सेंटर की मदद से ही आपको दिखाई जा पा रही है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि अगर मर्चेंट सेंटर लिंक नहीं होगा तो गूगल को कैसे पता चलेगा कि यार इस वेबसाइट पर कितना ऑफ चल रहा है, इस प्रोडक्ट का कितना प्राइस, और हजारों लाखों प्रोडक्ट हो सकते हैं आपकी वेबसाइट पर। तो ये सारी चीजें रियल टाइम पर कैसे हो सकती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जब तक गूगल का अपना खुद का कुछ नहीं होगा तब तक तो नहीं संभव है। तो गूगल का मर्चेंट सेंटर में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट फीड को अपलोड करते हैं। प्रोडक्ट फीड का मतलब प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन की, प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्रोडक्ट की आईडी क्या है, प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, प्रोडक्ट में क्या ऑफर चल रहा है, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, बैकएंड में मर्चेंट सेंटर में ये सारी चीजें अपलोडेड रहती हैं। अच्छा, इससे हम क्या क्या और कर सकते हैं, तो इससे हम प्रोडक्ट की जो डेटा फीड होती है, जिसमें आपका प्रोडक्ट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज, प्राइस, कैटेगरी, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके जीएमसी में रहती हैं, और ये आपका इंश्योर करती है इस बात के कि जो आपका फीड है वो एक्यूरेटली गूगल के साथ में सिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फीड का जो फॉर्मेट होता है वो नॉर्मली हम XML या CSV फाइल, है ना, या XML की URL के साथ में गूगल मर्चेंट सेंटर के साथ में लिंक करते हैं, और वो ऑटोमेटिक डेटा क्या है, सिंक होता रहता है। उसके बाद में प्रोडक्ट टाइटल और डिस्क्रिप्शन आपके प्रॉपर तरीके से आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो, इमेजेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, प्राइसेस एंड उनकी अवेलेबिलिटी, आउट ऑफ स्टॉक है, इन स्टॉक है, ये सारी चीज़ों को आप प्रॉपर तरीके से गूगल मर्चेंट सेंटर में कर सकते हो। देन उसके बाद में गूगल मर्चेंट सेंटर पर आपको डायग्नोस्टिक्स करना आना चाहिए। डायग्नोस्टिक्स का मतलब क्या है कि मान लो कि आपका कोई आइटम है जो सही तरीके से सिंक नहीं हुआ है, कहीं पर कोई एरर आ रही है, या फिर कोई मिसिंग एट्रीब्यूट है। मान लो कि एक प्रोडक्ट का कलर कुछ और है, यहाँ पर आपका कलर सिंक नहीं हो रहा है ना, या प्रोडक्ट प्रॉपर तरीके से विजिबल नहीं है, या जो भी चीज़ें हैं, तो आपको उन प्रॉपर चीज़ों की उन चीज़ों की प्रॉपर डायग्नोस्टिक्स करना आना चाहिए, है ना। और जो भी चीज़ें हैं कि यार आपका प्रोडक्ट प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये सब हम काम करेंगे मर्चेंट सेंटर की मदद से। उसके बाद में डायनेमिक रीमार्केटिंग कैंपेन्स को आपको समझना आना चाहिए कि यार किस तरीके से आप डायनेमिक रीमार्केटिंग कैंपेन्स को सेटअप करेंगे। और डायनेमिक रीमार्केटिंग कैंपेन्स क्या होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, क्या कि अगर कोई बंदा स्पेशली एक प्रोडक्ट को देखता है तो उसी प्रोडक्ट की उसको ऐड दिख जाए, है ना। तो डायनेमिक रीमार्केटिंग अलाउज यू टू शो पर्सनलाइज्ड एज टू पीपल हु हैव प्रीवियसली विजिटेड टू योर वेबसाइट और इंटरेक्टेड विद योर प्रोडक्ट। अगर किसी बंदे ने किसी एक स्पेशल प्रोडक्ट को जा करके देखा है,
मैंने अगर देखा है तो मुझे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ही एड आकर के दिखने लगे, दैट इज कॉल्ड पर्सनलाइज्ड एड। तो ये डायनेमिक रीमार्केटिंग की मदद से ही पॉसिबल होता है, तो वो चीज़ आपको सेटअप करना आना चाहिए, है ना। तो ये कैसे काम करता है, एड्स आर जनरेटेड बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट यूजर व्यूड ऑन योर वेबसाइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक रीमार्केटिंग टैग हम लोग पहले भी सेटअप किए थे, है ना, अपने वेबसाइट में। तो रीमार्केटिंग टैग आपका प्रॉपर तरीके से आपकी वेबसाइट पर इंस्टॉल होना चाहिए, और जो कि क्या करता है, कस्टमर्स की जो भी डेटा है, वो क्या काम कर रहा है, कौन सी इवेंट्स को परफॉर्म कर रहा है, ये सारी डिटेल्स हमारे गूगल एड्स के सिस्टम में ट्रैक होती रहेंगी, और उस हिसाब से हम पर्सनलाइज एड भी दिखा सकते हैं। और प्रोडक्ट फीड, यूजिंग द प्रोडक्ट फीड गूगल जनरेट्स डायनेमिक एड। जो हमने फीड बनाई है ना, उसी फीड में क्या करता है, गूगल डायनेमिक एड्स क्रिएट कर देता है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एड्स को जनरेट कर देता है। तो इसका बेनिफिट्स क्या है, तो इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आपका जो इंगेजमेंट है या जो कन्वर्जन्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि स्पेशली अगर कोई बंदा इसी एक प्रोडक्ट में, मान लो किसी को आईफोन 15 बाई करना है, तो वो 15 का पर्टिकुलर एक वर्जन जा करके देख रहा है ना, तो उसको अगर हम उसी की ऐड दिखाएं, ना कि किसी और दूसरे ब्रांड या कंपनी की ऐड दिखाएं, पर्सनलाइज ऐड दिखाएंगे, तो जाहिर सी बात है कन्वर्जन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, है ना। तो इट वर्क्स वेल विद अबंडेंट कार्ट रिकवरी, है ना। अगर किसी ने जाकर के कार्ट में ऐड करा बट किसी रीजन से बाई नहीं करा, तो हम उसको एक स्पेशल ऑफर दे सकते हैं ताकि हमारा कन्वर्जन थोड़ा फास्ट हो सके। ऑप्टिमाइजेशन की टिप्स हैं बहुत सारी। आपको अपनी ऑडियंस को सेगमेंट करना आना चाहिए, है ना, कि कितने लोग कार्ट में ऐड किए हैं, कितने लोग प्रोडक्ट को देखे हैं, कितने पास्ट परचेजर जो है पहले से आपका परचेज कर चुके हैं। तो सबकी हर एक ऑडियंस के बारे में आपको अच्छे से समझ होनी चाहिए, कैसे आपको बनाना है। उसके बाद टेस्ट डिफरेंट एड्स एंड क्रिएटिव टू सी व्हाट रेजोनेट विद ईच सेगमेंट, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग क्रिएटिव बनाने पड़ेंगे, अलग अलग डिजाइन बनानी पड़ेंगी, अलग अलग एड्स बनाने पड़ेंगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस बात की टेस्टिंग कर सके कि कौन सी चीज़ हमारे लिए काम करती है, कौन सी नहीं करती है। देन उसके बाद में आपको समझना है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेट्रिक्स को, जो कि शॉपिंग एड्स में इस्तेमाल होने वाले हैं। जनरली ये बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये हम इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसी से आपकी जो ओवरऑल बिजनेस है उसकी सक्सेस डिसाइड हो पाएगी, है ना। तो वो क्या है, एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहली चीज़ ना, आपको ये पता होना चाहिए कि यार ग्रॉस मार्जिन क्या होता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि यार ग्रॉस मार्जिन होता क्या है और क्यों ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, खासकर ई कॉमर्स का जब आप सेटअप कर रहे हो तो। क्योंकि अगर आपको ग्रॉस मार्जिन ही नहीं पता है तो आपको ये बात नहीं पता चलेगी कि यार इस प्रोडक्ट को किस प्राइस में बेचना है और कितना ऑफर देना है। हम क्या करते हैं, रैंडमली मान लो आपके पास अगर एक दो प्रोडक्ट हैं तो मान लो आप आइडिया लगा लोगे कि यार ये प्रोडक्ट मेरा 500 का है, इसमें 200 की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लग रही है, 300 रुपए का हमारा प्रॉफिट हो रहा है। हमने ऐसे मोटा मोटा अंदाजा लग लिया कि यार मेरा प्रोडक्ट नुकसान में नहीं है। लेकिन सोचो अगर आपके पास 4 5 10 या 1000 प्रोडक्ट हैं, ठीक है, और अगर आपको प्रॉपर तरीके से ग्रॉस मार्जिन निकालना नहीं आता है, तो आप किस हिसाब से सब में ऑफ दोगे? सब पे क्या 50% ऑफ कर दोगे? पता चला उसमें मार्जिन ही नहीं था और आपने 50% ऑफ करके और लॉस में कर लिया बिजनेस को। नहीं कर सकते हो ना ऐसे। तो आपको ना ग्रॉस मार्जिन समझ आना चाहिए क्या होता है। तो समझते हैं ग्रॉस मार्जिन क्या होता है। ग्रॉस मार्जिन रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू लेफ्ट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जिसको हम बोलते हैं COGS। इट मेजर्स प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस। अब इसको हम अपने तरीके से समझाते हैं। ये पेन है, इस पेन को बनाने में कितनी कॉस्ट लगी? बनाने का मतलब इसमें रॉ मटेरियल इंक्लूड होगा, इसमें जो स्टाफ लगेगा, जो मशीनरी लगेगी, या जो ओवरऑल सारी चीजें लगेंगी, टिल द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग। फाइनल प्रोडक्ट हमारा जा करके दुकान में मेरी रख गया, शॉप में लग गया, यहां तक आपको कितना खर्चा आया? मान लो कि इस पेन को बनाने में हमारे को खर्चा आता है 500 रुपए, राइट? बात समझ आई? 500 रुपए आया। देन हमने डिसाइड करा कि यार इस पेन को मुझे किस प्राइस में अब मार्केट में बेचना है।
मैंने डिसाइड करा, तो मैंने डिसाइड करा कि यार इसको ना मेरे को 1000 रुपए में मार्केट में बेचना है। तो रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब क्या हो गया कि कितने का बेचना है, 1000 रुपए का बेचना है। रेवेन्यू कितना होगा इसका, 1000 रुपीज माइनस COGS सोल्ड, है ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये जो प्रोडक्ट आपका बिक रहा है ये कितने का बिक रहा है फाइनली, उसको माइनस करेंगे, डिवाइड बाय रेवेन्यू करेंगे, कितने का रेवेन्यू फाइनल आया, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, तो आपको ग्रॉस मार्जिन पता चल जाएगा। अगर आपको यहाँ से थोड़ा सा नहीं पता चलता है ना, तो आपको ग्रॉस मार्जिन कैलकुलेटर ओपन कर लेना है और आपको ये बात पता चल जाएगी। मार्जिन कैलकुलेटर यहाँ पर जाएंगे, ये देखो कॉस्ट माने वो प्रोडक्ट कितने का है ना, तो मान लो हमारा कॉस्ट जो है इसका है 500 रुपीज। मार्जिन आपको कितना परसेंट रखना है, तो मान लो मार्जिन हम रख लेते हैं 50%, है ना। तो अगर हम मान लो 50% मार्जिन रखेंगे तो इसका रेवेन्यू टोटल कितना आ गया, 1000 रुपीज, एंड प्रॉफिट कितना आ गया, 500 रुपए। तो ये बात आप नॉर्मली कैलकुलेटर से जाकर के निकाल सकते हो कि यार उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा लगा, दैट इज 500 रुपीज। उसके बाद आप कितना ग्रॉस मार्जिन रखना चाहते हो और फाइनल रेवेन्यू जो होगा वो आपका कितना होगा, 1000 रुपए होगा। तो यहाँ पर सेम वही चीज है, 1000 माइनस 500 बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो जो भी आएगा ग्रॉस मार्जिन ये आप सिंपली ये कैलकुलेटर से ही निकाल लो, फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया है। बट यहाँ से आप निकाल सकते हो कि आपका मार्जिन किस तरीके से निकलता है। अब यहाँ पर बात आपको ये समझनी है कि आपको ग्रॉस मार्जिन कितना रखना है, ठीक बात ना, कि अब आपको ये बात पता है कि यार आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होने में 500 रुपए लगे हैं। अब एड चलाने में भी तो खर्चा आएगा, मार्केटिंग में भी तो कुछ खर्चा आएगा भाई कि नहीं आएगा, उस खर्चे को हम इसमें नहीं इंक्लूड करते हैं कॉस्ट में। ये बात ध्यान रखना, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो आपका है ना, ये कितने का आपका फाइनल बन रहा है उस प्राइस की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम मार्केटिंग कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है, अब डिसाइड करना है कि यार अगर आप ना ग्रॉस मार्जिन अपना 50% रखोगे तो 10% 20% आपका मार्केटिंग बजट में चला जाएगा, शिपिंग में चला जाएगा, इन सारी चीजों में जाएगा, तब आपका टोटल फाइनल मार्जिन कितना बचने वाला है, ठीक है ना। तो ये बात आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। और कई बारी क्या होता है ना कि ऑनलाइन के केस में ग्रॉस मार्जिन आपको कई बार बढ़ा के रखना पड़ता है ना, क्योंकि ऑनलाइन में क्या है, शिपिंग और आपका एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है। यही काम अगर ऑफलाइन बिजनेस में तो दुकान में रखा है, बंदा खुद आ रहा है, हमको ना तो मार्केटिंग करनी पड़ रही है और ना तो शिपिंग करनी पड़ रही है, तो वो कॉस्ट हमारी बच जाती है। तो कुल मिलाकर के आपको ये समझना होगा कि आपको अपना ग्रॉस मार्जिन कितना रखना है। बात समझ आ रही ना, ये बात अगर आपको नहीं पता है तो आप लॉस में गेम खेलोगे। ऐसे रैंडमली आप कोई अमाउंट नहीं डिसाइड कर पाओगे कि यार 500 इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, चलो 100 रुपए के प्रॉफिट में हम इसको बेच दें। अब पता चला आपका एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ही 200 रुपए आ रहा है। क्या समझे मेरी बात ना, तो आपको ग्रॉस मार्जिन को उसी हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, घटाना या बढ़ाना पड़ सकता है। तो सिंपल सी बात है कि जिस भी प्रोडक्ट में हाई ग्रॉस मार्जिन होगा, इसका मतलब यह है कि वो यू रिटेन मोर प्रॉफिट फ्रॉम ईच सेल, आप उस सेल से ज्यादा प्रॉफिट को गेन कर पाओगे, विच कैन बी री इन्वेस्टेड इनटू मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस, और उस प्रॉफिट को आप दोबारा से नेक्स्ट मार्केटिंग कॉस्ट या ऑपरेशंस कॉस्ट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, सीधी सी बात है। और ये क्या काम करता है, हेल्प्स इन प्राइसिंग डिसीजन, आपको अपने प्रोडक्ट का फाइनल प्राइस क्या रखना है और ऑफर क्या रखना है। अगर आपको ग्रॉस मार्जिन नहीं पता है तो आप अपना ना तो प्राइस डिसाइड कर पाओगे फाइनल, ना तो आप ऑफर डिसाइड कर पाओगे। अंडरस्टैंडिंग हाउ मच फ्लेक्सिबिलिटी यू हैव फॉर डिस्काउंट एंड गॉगिंग ओवरऑल बिजनेस हेल्थ। अब आपको आइडिया लग गया कि यार अगर फॉर एग्जाम्पल ये आपका प्रोडक्ट 500 रुपीज में बन गया ना, तो हमें एक मोटा मोटा आइडिया लग गया कि यार हमें ग्रॉस मार्जिन किस रेंज में रखना है। रेंज आप समझो मेरी बात, रेंज का मतलब मुझे ये पता है कि मुझे ग्रॉस मार्जिन जो है ना 50 to 60% या 70% तक हम फ्लेक्सिबल हैं, 40% से कम हम इस प्रोडक्ट को ग्रॉस मार्जिन में नहीं बेच सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम करेंगे तो हम लॉस में जा सकते हैं। बात समझ आई ना। तो यहां पर ना आपको एक पता होना चाहिए कि यार मैक्सिमम डिस्काउंट आप कितना दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद में अगर हम एक D2C बिजनेस एग्जांपल की बात करें कि फॉर एग्जांपल एक हमारे पास एक स्किन केयर ब्रांड है जहां पर हम सेलिंग डायरेक्टली टू अ कस्टमर
would want to maintain the high gross margin by reducing the production cost। अच्छा, हम क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हाई ग्रॉस मार्जिन, देखो अल्टीमेट गेम है कि यार हम ग्रॉस मार्जिन को कैसे बढ़ाएं किसी भी बिजनेस में। इससे क्या होगा कि आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को रिड्यूस करके भी कई बार ग्रॉस मार्जिन को बढ़ा सकते हो। क्या करो कि भाई ये प्रोडक्ट अगर आपका 500 का बन रहा है तो किस तरीके से आप इसकी कॉस्ट को कम कर पाओ। अब वो चाहे मशीनरी लेवल पे हो, आजकल ऑटोमेटिक मशीनें आ रही है ना, तो किसी तरीके से क्या करो आप, हो सकता है इसमें जो यूज होने वाला मटेरियल है वो उतना जरूरी नहीं है, उसको आप थोड़ा सस्ता वाला भी यूज कर सकते थे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट का जो COGS है उसको कम करके भी आप अपने ग्रॉस मार्जिन को बढ़ा सकते हो। और प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन कस्टमर विलिंगनेस टू पे। अब आपको ये डिसाइड करना है कि यार आपको अपना प्राइसिंग क्या रखना है जो कस्टमर इस प्रोडक्ट के लिए बाई करने के लिए रेडी हो, ठीक है ना। देन उसके बाद आपको ना कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू पता होनी चाहिए। लाइफ टाइम वैल्यू क्या होती है, मैंने इसके बारे में कई बार पहले भी बात करी है। तो इट रेफर्स टू द टोटल रेवेन्यू, it refers to a total revenue a business can expect from a single customer over the entire duration of the relationship। अगर कोई कस्टमर जा करके एक स्टोर पर जाता है और उस प्रोडक्ट को बाई करता है तो क्या वो कस्टमर रिपीट हो रहा है, और वो ओवरऑल अपनी लाइफ में, आप लाइफ का मतलब आप अपने हिसाब से भी डिसाइड करते हो कि यार 3 महीने की लाइफ है, 1 साल की है, 10 साल की है या 50 साल की है ना। जैसे आप अमेजोन पर जाकर के प्रोडक्ट को बाई करते हो तो यार पहली बार आप प्रोडक्ट को बाई करते हो, फिर हो सकता है हफ्ते भर 10 दिन बाद फिर कोई प्रोडक्ट बाई करो, फिर बाई करो, तो ओवरऑल आप देखो तो 5 साल या 10 साल तो एक कस्टमर अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर जाकर के कस्टमर को तो बाई करता ही करता है। तो वहां पर हमें ये देखना है कि यार हमारे पास अगर 1000, 10,000, 50,000 कस्टमर्स हैं तो हमारे कस्टमर्स की लाइफ टाइम वैल्यू कितनी है, मतलब वो अपने पूरे जीवन काल में कितने की शॉपिंग करेगा, अपने जीवन काल में कितने की ओवरऑल शॉपिंग करेगा, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, जो भी अमाउंट है, दैट इज कॉल्ड कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। ये बात आपको समझनी पड़ेगी क्योंकि हमारा कॉस्ट जो सबसे ज्यादा जाता है वो फर्स्ट सेल में जाता है, कस्टमर एक्विजिशन में जाता है, उसके बाद हम रीमार्केटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको ईमेल पर रीमार्केट भी कर लेते हैं, और एक बार हमने ट्रस्ट गेन कर लिया तो वो खुद से आकर के हमारे वेबसाइट या स्टोर पर बाई करता है। दोबारा हमें वो काम थोड़ी ना करना है, एक बार आपने अमेजोन से बाई कर लिया दोबारा आप खुद अपने आप जा करके बाई कर लोगे, क्यों भाई। तो कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू, आपका अगर कोई बिजनेस है ना तो आपको आपके प्रोडक्ट में ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपके कस्टमर की जो लाइफ टाइम वैल्यू है वो कितनी होती है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एवरेज ऑर्डर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई परचेज फ्रीक्वेंसी रेट, कितना दिन में बाई कर रहा है, एंड एवरेज कस्टमर की लाइफ टाइम कितनी है, 2 साल, 5 साल, 7 साल, जो भी है वो चीज आप डाल करके कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। ये एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या होती है ये भी हम अभी बात कर लेते हैं। इसका क्या महत्व है भैया, तो D2C ब्रांड में हेविली रिलाई ऑन LTV टू जस्ट कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। मैंने आपको पहले ही बताया इसमें जो सबसे बड़ी और महंगी जो चीज है वो क्या है, कैक, यानी कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। ये सबसे ज्यादा कई बारी आपको पे करनी पड़ती है। फर्स्ट प्रोडक्ट हो सकता है हमें लॉस में बेचना पड़े। मैंने आपको बताया कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे ब्रांड एक कस्टमर को एक्वायर करने में टिल 10 to 12, 15,000 तक रुपए स्पेंड कर देते हैं। ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो आपको ना आपका जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है वो हो सकता है ज्यादा पे करना पड़े, आपको हो सकता है पहला प्रोडक्ट लॉस में बेचना पड़े, लेकिन अगर आपको LTV के बारे में पता है कि यार आगे चल करके आपका कस्टमर फिर से रिपीट होगा, दोबारा से आकर के बाई करेगा, ये चीज के लिए आप श्योर हो, आपके प्रोडक्ट प्राइसिंग और हर चीज से रिलेटेड है ना, तो आप क्या कर सकते हो, अल्टीमेटली आप ज्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हो। तो हायर LTV, जितना ज्यादा आपका LTV होगा मींस बिजनेस कैन स्पेंड मोर ऑन एक्वायरिंग कॉस्ट। अगर LTV आपका अच्छा है, जैसे अमेजोन का LTV बहुत अच्छा है, तो वो कस्टमर को एक्वायर करने में 15,000 रुपए भी स्पेंड करेगा। लेकिन आप एक नए ब्रांड हो जिसको ना तो कोई जानता है, ना पहचानता है, ना तो कोई क्वालिटी है, ना प्राइसिंग है, तो आपको कस्टमर एक्विजिशन में उतना पैसा भी आप नहीं पे करोगे, 15,000 रुपए तो नहीं पे करोगे, तो वो आप एडजस्ट करोगे। आपकी लाइफ टाइम वैल्यू जितनी अच्छी होगी
आपको पता है कि यार इस कस्टमर से आप 2 लाख रुपए पूरी लाइफ टाइम में निकाल लोगे, ये बात कंफर्म्ड है, तो सीधी सी बात है आप 10,000 रुपए उसके ऊपर स्पेंड कर सकते हो, सीधी सी बात। अगर आपको ये बात पता है कि इस कस्टमर से आप पूरी लाइफ टाइम में 2 लाख रुपए निकाल लोगे, तो आप 10,000 रुपए तक आप स्पेंड कर सकते हो उस कस्टमर को एक्वायर करने में। ठीक बात। तो इट हेल्प्स इन सेगमेंटिंग कस्टमर एंड आइडेंटिफाइंग विच वन प्रोवाइड्स द मोस्ट वैल्यू ओवर टाइम। एक्शनेबल इंसाइट्स, इंक्रीज एलटीवी बाय इंक्रीजिंग रिपीट परचेज, यूजिंग ईमेल मार्केटिंग, कस्टमर रिटेंशन, इंट्रोड्यूसिंग लॉयल्टी प्रोग्राम, कैशबैक प्रोग्राम है, जितने भी प्रोग्राम आप आजकल देखते सुनते हैं, आप खुद उसमें इनरोल करते होंगे, ये सारे क्या होते हैं, अपने एलटीवी को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, है ना, कि बार बार कस्टमर आए हमारे प्रोडक्ट को बाई करे और ये सारी चीजें करें। देन उसके बाद में एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या होती है। तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू का मतलब सिंपल सी चीज है कि एक कस्टमर जा करके कई बार ना एक प्रोडक्ट बाई करता है, कभी 2 प्रोडक्ट बाई करता है, कभी 3 बाई करता है, कभी एक साथ में कार्ट में 10-15 प्रोडक्ट भी बाई करता है। तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू का मतलब एक बार में अगर वो ऑर्डर कर रहा है तो कितने का टोटल शॉपिंग कर रहा है। टोटल शॉपिंग एक उदाहरण के तौर पर समझो कि लाइक मान लो कि हम लोग ना शॉपिंग करने जाते हैं, ग्रोसरी बाई करने जाते हैं, तो जब हम ग्रोसरी बाई करने के लिए जाते हैं तो महीने में 1-2 बार आप जाते हो, तो जब आप जाते हो तो कितने का सामान खरीदते हो, 3,000 का, 5,000 का टोटल सामान, दैट इज कॉल्ड एवरेज ऑर्डर वैल्यू। एक बार में जाकर के आप कितने का सामान खरीदते हो, है ना। तो इज द एवरेज अमाउंट स्पेंड बाय अ कस्टमर इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन, एक बार में कितना अमाउंट आप टोटल पे करते हो, दैट इज कॉल्ड एवरेज ऑर्डर वैल्यू। ये आपके कस्टमर का कितना है, तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, टोटल रेवेन्यू कितना आया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर टेकन, यहां से आप निकालोगे। अब हमारा अल्टीमेट जो गोल होता है वो होता है कि यार कैसे करके हम एवरेज ऑर्डर वैल्यू को बढ़ाएं। अगर मान लो कोई बंदा इस पेन को बाई करने आया है, तो मैं सोचता हूँ यार इस पेन के साथ में ना इस पेन बॉक्स एक भी सेल कर दूं, क्रॉस सेल कर दूं, है ना। आप जूता लेने जाते हो तो सॉक्स भी साथ में आपको दिखा दिया जाता है कि भाई आप इसको भी ले सकते हो, ठीक है। आप शर्ट लेने जाते हो तो आपको उसी के मैचिंग कलर का पैंट दिखा दिया जाता है कि आप ये ले लो। तो हम अल्टीमेटली क्या चाहते हैं कि यार अपना एवरेज ऑर्डर वैल्यू कैसे बढ़ा पाए ज्यादा से ज्यादा, क्रॉस सेल करके, आप सेल करके, है ना। तो इसके लिए आपको अ की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स इन ई कॉमर्स दैट इन्फ्लुएंस रेवेन्यू एंड ग्रोथ, उसके लिए आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे आप बढ़ा पाओगे ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। बूस्टिंग एवरेज ऑर्डर वैल्यू थ्रू क्रॉस सेलिंग, अपसेलिंग, बंडलिंग प्रोडक्ट कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन योर प्रॉफिटेबिलिटी। क्लियर बात कि किस तरीके से आप क्रॉस सेल करोगे, अपसेल करोगे या बंडलिंग ऑफ द प्रोडक्ट करोगे। मान लो हमने क्या करा कि यार एक प्रोडक्ट कोई बंदा आया था लेने, क्या सिंपल करो कि वो दूध लेने आया था दुकान पे, है ना, और हमने क्या करा कि वो उससे बोला कि यार अगर आप दूध, चाय, चीनी, चाय पत्ती ये सारी चीजें एक साथ लोगे ना तो आपको 55% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली हमने क्या करा, जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू थी जो हमारा 35-40 रुपए का था उसको बढ़ा करके हमने 200 रुपए कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं। तो एग्जाम्पल, ऑफरिंग प्रोडक्ट बंडल्स और बाई मोर और सेव मोर प्रमोशंस टू इंक्रीज एवरेज ऑर्डर वैल्यू। क्लियर बात। तो आपको अपनी एवरेज ऑर्डर वैल्यू के साथ प्ले करना आना चाहिए, किस तरीके से आप उसको बढ़ाओगे, ये सब बातें आपको पता होंगी तब ना आप एक प्रॉफिटेबल ई कॉमर्स स्टोर रन कर पाओगे। अगर आपको नहीं पता है या मान लो आप जिस क्लाइंट के साथ काम करने जा रहे हो उसको ये सारे कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है, बस उसको हवा में चलाना है चीजें, क्यों भाई, तो क्या होगा, क्या होगा बताओ, काम बनेगा क्या, नहीं बनेगा। देन उसके बाद में आपको सप्लाई चेन को समझना पड़ेगा। सप्लाई चेन क्या होती है, अ सप्लाई चेन इंक्लूड ऑल द प्रोसेसेस फ्रॉम सोर्सिंग रॉ मटेरियल टू डिलीवरिंग द फाइनल प्रोडक्ट टू द कस्टमर। एक रॉ मटेरियल को लाने से लेकर के कस्टमर तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाने के बीच में जितने भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं वो सप्लाई चेन का पार्ट होते हैं, है ना। जैसे कि अभी हम इसे समझेंगे, जैसे कि क्या हो सकता है कि आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया है ना, उसकी रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, कितने का आएगा,
फाइनल प्रोडक्ट आप कहाँ पे बनाओगे, उसके बाद कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे अपने रिटेलर्स के पास तक, फिर रिटेलर्स ऑनलाइन बाई करेगा, ऑफलाइन बाई करेगा, शिपिंग इन्वॉल्व होगी कि नहीं होगी, डिलीवरी इन्वॉल्व होगी कि नहीं होगी ना। तो ये ओवरऑल क्या कहलाता है, सप्लाई चेन कहलाता है। अच्छा, सप्लाई चेन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि इससे आप अपने ग्रॉस मार्जिन को बढ़ा भी सकते हो। समझते हैं क्या इसका इंपॉर्टेंस है। एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अगर आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट इजी है और सिंपल है, और अगर आपने सही तरीके से इसको मैनेज करा है, तो ये क्या करता है, आपके प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, पता चला कोई प्रोडक्ट बाई करना चाहता है लेकिन प्रोडक्ट ही नहीं अवेलेबल है, बैकएंड में आपका प्रोडक्ट रेडी ही नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है। साथ ही साथ रिड्यूसिंग डिलीवरी टाइम को आप कैसे कम कर सकते हो, कॉस्ट को आप ओवरऑल जो कॉस्टिंग आ रही है डिलीवरी से रिलेटेड हो या फिर इंपोर्टिंग से रिलेटेड हो, उसको आप कैसे कम कर सकते हो। ये सब सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पार्ट होता है और ये डायरेक्टली आपके ग्रॉस मार्जिन को इंपैक्ट करता है, ये बात आपको समझती है। सिंस रिड्यूसिंग द कॉस्ट इन प्रोक्यूरमेंट, लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीजेस द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, है ना। तो अगर आपको अपने ग्रॉस मार्जिन और प्रॉफिट को बढ़ाना है तो आप क्या करोगे, जितनी भी सप्लाई चेन में कॉस्टिंग आ रही है उसको कम से कम आपको करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे केस में हम एक ई कॉमर्स स्टोर बनाने जा रहे हैं, लेकिन हमने क्या देखा कि हमारा जो ई कॉमर्स स्टोर है उसके जो ब्रांड है, सपोज करो नाइकी शूज है, तो नाइकी शूज अगर कोई हमारे स्टोर से आकर के बाई करता है, तो अगर उसके नजदीक ही कोई शॉप है फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो मान लो उसको शिप करने में मुझे 200 रुपीज लग रहा है, 3000 का जूता है और 200 रुपये मेरे को उसको डिलीवरी में खर्चा आने वाला है, तो मैं क्या करूंगा कि उसके नजदीक जो भी स्टोर होगा उससे मैं कांटेक्ट कर सकता हूं, उससे बोलूंगा कि यार आपको तो मात्र 10 रुपए लगने हैं, जस्ट आपके बगल में है, आप इस तक पहुंचा दो, तो 190 में 50-50 हम लोग कर लेंगे, 50% आप प्रॉफिट लेना, 50% हम, तो हमारा क्या हो गया, 50% का कॉस्ट मिनिमाइज हो गया कि नहीं हो गया। मतलब इस तरीके की चीजें आज आपने देखा होगा ना, अमेजॉन आपको 24 आवर्स के अंदर डिलीवरी करता है, कई बार वो लोकल से ही प्रोडक्ट लेकर के दुकान से आपको डिलीवर कर देते हैं, है ना। तो इस तरीके की चीजें अगर आपको हैं तो भैया आप 4 दिन का कस्टमर को वेट क्यों कराओगे, है ना। आप अपनी कॉस्ट क्यों, वो नोएडा से सामान शिप होकर के वो तरह तरह के स्टोर्स पे जा करके फिर फाइनल आप तक पहुंच रहा है। ये सारे जो एंटिटीज इन्वॉल्व है बीच में, इनको कैसे करके आप सप्लाई चेन को एकदम सिंपल, इजी और कम कर पाओ, और अल्टीमेटली आप अपने ग्रॉस मार्जिन और प्रॉफिट को बढ़ा पाओ। ठीक बात। तो ये बात, उसके बाद आपको अपने बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नो डाउट कि अगर आपका कोई भी बिजनेस है तो उस बिजनेस में मात्र 20% ही ऐसी प्रोडक्ट और सर्विस होती हैं जो 80% रेवेन्यू को गेन करने में आपकी मदद करती है। मतलब केवल 10-20 चीजें ही ऐसी होंगी जो सबसे ज्यादा बिकती हैं, 80 चीजें तो आप देखोगे आपके स्टोर में रखी की रखी रह जाएंगी, बहुत कम बिकती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बिकने वाली जो चीजें हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं पर हम क्या करेंगे, ज्यादा मार्केटिंग करेंगे। क्यों भाई, उन्हीं पर ज्यादा हम मार्केटिंग एफर्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता है यार ये बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, ये लोगों की ज्यादा नीड है, ज्यादा डिमांड है, ज्यादा जरूरत है, तो हम उसी को ज्यादा प्रमोट करेंगे, बाकी चीजें अपने आप बिक जाएंगी। क्यों, पतंजलि का दंत कांति प्रमोट करता है, बिकता सारा कुछ है। क्यों, तो आपको ना अपने बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि आइडेंटिफाई एंड फोकसिंग ऑन बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इज क्रूशियल फॉर मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू एंड profitability. Why focus on best sellers? So they often have the highest margin and generate the most revenue. जो भी बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ना, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट होते हैं, वहां पर आप देखोगे कई बार मार्जिन भी ज्यादा मिलते हैं और रेवेन्यू भी सबसे ज्यादा उसी से आता है। दे कैन बी फीचर्ड प्रोमिनेंटली इन मार्केटिंग कैंपेन्स टू ड्राइव ट्रैफिक एंड सेल्स। यही बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ही आपके मार्केटिंग कैंपेन्स में भी मदद करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक लाने में भी आपके लिए मदद करेंगे। आप एक चीज को प्रमोट करो, बाकी चीजें अपने आप बिक जाएंगी। उसके बाद में आपको ना डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेने आने चाहिए। रेगुलर आपको जो सेल्स का डेटा है उसको समझना पड़ेगा कि यार कितने आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं, किस प्रोडक्ट के ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं, है ना। ये सारी चीजें आपको अगर पता होंगी तभी आप एक काम कर पाओगे। एग्जाम्पल, अ DTC apparel brand could allocate a larger budget to advertising their best selling item। वो क्या कर सकते हैं, जो भी उनके बेस्ट सेलिंग आइटम है, सपोज करो एक अप्रैल स्टोर है, ब्रांड स्टोर है,
अप्रैल का, और वहां पर कोई एक पर्टिकुलर शर्ट है जो सबसे ज्यादा बिक रही है, तो हमें पता है कि यार ये शर्ट हमारी सबसे अच्छी है और सबसे ज्यादा बिक रही है, तो हम उसी को क्या करेंगे, और ज्यादा प्रमोट कर देंगे, जिससे क्या होगा कि अल्टीमेटली द प्रोडक्ट लाइन अराउंड दीज आइटम्स टू इंक्रीज सेल्स, जो कि आपकी सेल्स में आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे। उसके बाद में आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आपका ऑफलाइन बिजनेस है और जो ऑनलाइन बिजनेस है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। कभी आप दोनों चीजों का प्राइस सेम नहीं रख सकते हो, दोनों में ऑफर भी सेम नहीं रख सकते हो, ठीक। वाइल बोथ इन्वॉल्व सेलिंग प्रोडक्ट, ऑफलाइन चाहे वो फिजिकल स्टोर हो या फिर आपका कोई ई कॉमर्स स्टोर हो, ऑपरेट इन फंडामेंटली डिफरेंट वे। क्या डिफरेंस होता है दोनों में, समझो। तो जो आपका ऑफलाइन बिजनेस होता है, यहाँ पर ये ज्यादातर क्या होता है, लोग खुद आकर के विजिट करते हैं आपके स्टोर में, फिजिकली आप उन प्रोडक्ट को दिखाते हो और पर्सनली आप कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करते हो। यहाँ पर कॉस्ट आपकी कुछ फिक्स होती है, जैसे कि आपका रेंट हो गया, स्टाफ हो गया, है ना, जो भी आपकी अदर यूटिलिटीज हैं वो सारी चीजें हो सकती हैं। अगर ऑनलाइन के बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर आपकी डिजिटल मार्केटिंग कॉस्ट, वेबसाइट का ऑप्टिमाइजेशन कॉस्ट, लॉजिस्टिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है ना, कि भाई सीधी सी बात है, 200-300 रुपए एक प्रोडक्ट को आपको कई बार डिलीवर करने में ही पे करना पड़ता है ना। ऑफलाइन में ये सारी चीजें नहीं होती हैं। तो स्केलेबिलिटी इज इजियर बट रिक्वायर्स अ सॉलिड सप्लाई चेन, स्ट्रॉन्ग डिजिटल प्रेजेंस एंड डेटा ड्रिवन मार्केटिंग। ये चीजें अगर प्रॉपर तरीके से होंगी तब आप ऑनलाइन बिजनेस में सस्टेन और प्रॉफिट गेन कर पाएंगे। की कंसिडरेशन, जो चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है वो क्या है, सम बिजनेसेस में यूज अ हाइब्रिड अप्रोच, यानी कि ओमनी चैनल वेयर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एक्सपीरियंस आर इंटीग्रेटेड। जैसे कि डीकैथलॉन में क्या होता है ना, आप मोबाइल से यहाँ पर ऑर्डर बुक करो और वहां पर स्टोर पे जाकर के उस चीज को पिकअप कर लो। देखा होगा ना आपने। डीकैथलॉन में दो ऑप्शन आते हैं, एक तो आता है डिलीवरी का ऑप्शन, तो डिलीवरी में भी उनका ये है ना कि अगर 2-3 हजार रुपए से कम की शॉपिंग करोगे तो वो कुछ डिलीवरी अमाउंट लेते हैं, 100 रुपीज या समथिंग कुछ लेते हैं, जो भी है ना। और अगर आप 2000 के ऊपर लोगे तो उनको पता है कि यार इसका जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो इतना है कि हमें प्रॉफिट पर दे रहा है, तो हम क्या करते हैं, शिपिंग को फ्री कर देते हैं कि चलो भैया हम फ्री में आपको भेज देंगे, लेकिन आपका प्रोडक्ट 2 से 3 दिन में आएगा। तीसरा ऑप्शन उन्होंने क्या कर दिया कि दोनों ऑफलाइन और ऑनलाइन को क्या कर दिया, सिंक कर दिया। क्या बोला उन्होंने कि भैया आप ना बुक कर दो ऐप से, और अगर आप उधर रास्ते में जा रहे हो तो आप हमारे स्टोर से वो चीज आप जाकर के तुरंत पिक कर लो। बहुत बढ़िया, तुरंत का तुरंत आपको सामान मिल गया, उनका डिलीवरी चार्ज बच गया, ठीक है। तो कैसे आप ये चीजें कर सकते हो कि ऑनलाइन कोई बाइक करे और पिकअप इन स्टोर करे, है ना। तो ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद में आपको आरटीओज को समझना है, यानी कि रिटर्न टू ओरिजिन, क्योंकि जब हम ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर की बात करते हैं तो यहाँ पर आरटीओ बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया 100 लोगों ने प्रोडक्ट को बाई करा, उसमें भी सपोज करो कि 10 लोगों ने आपका क्या कर दिया, रिटर्न मार दिया, तो क्या होगा, डिलीवरी और रिटर्न दोनों कॉस्ट आपको ही बेयर करनी है। ऐसे केस में लॉसेस बहुत भारी पड़ते हैं, ठीक है। तो आरटीओ को समझना है कि कितना आपको आरटीओ आ रहा है। तो आरटीओ रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर अ प्रोडक्ट इज अनडिलीवर्ड और रिटर्न टू द सेलर। कई बार ऐसा होता है कि हमने प्रोडक्ट को शिप तो करा, लेकिन जो डिलीवरी पर्सन था वो लोकेशन पर पहुंच नहीं पाया, है ना, या फिर उसने रैंडमली क्या बोला कि यार उसको नहीं जाना था तो उसने कैंसिल कर दिया ऑर्डर और बोला कि उन्होंने रिसीव नहीं किया या ये लोकेशन ही मुझे नहीं मिली, जो भी कंडीशन हो सकती है, और उसने क्या कर दिया, प्रोडक्ट को वापस कर दिया। तो आपका तो कॉस्ट चला गया ना भाई, या फिर रिटर्न मार दिया किसी ने तो भी आपका कॉस्ट चला गया। तो इनको आप कैसे मैनेज कर रहे हो। तो कॉमन इन कैश ऑन डिलीवरी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ होती है, कैश ऑन डिलीवरी में होती है। इफ अ कस्टमर रिफ्यूजेज और एक्सेप्ट द प्रोडक्ट और इज इंट अवेलेबल, द आइटम रिटर्न टू द सेलर इंक्रीज ऑपरेशनल कॉस्ट। ये क्या करता है, आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट को फर्जी में बढ़ा देता है। तो चैलेंजेस ऑफ हाई आरटीओ क्या है, इंक्रीज लॉजिस्टिक्स एंड शिपिंग कॉस्ट, बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इन्वेंट्री इशूज कई बार हो जाते हैं, है ना, कि यार मान लो आपने प्रोडक्ट सारे यहाँ पर तो भेज दिए, वापस में आया तो पता चला डैमेज प्रोडक्ट आया, पता चला
किसी ने ओपन करके क्लोज करके दे दिया तो वो आपने पता चला क्या दोबारा कोई ले ही नहीं रहा है ना। तो ये सारी कॉस्ट भी आपको इसमें मैनेज करनी पड़ेगी। इन्वेंट्री इशूज, रिटर्न प्रोडक्ट में भी अनसेलेबल हो सकता है, वो दोबारा बिके ही ना। अब आपको इसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। क्या स्ट्रेटजी आप बना सकते हो? आजकल आपने देखा होगा कि ना आप फ्लिपकार्ट से कोई सामान बाई करो तो तुरंत आपको ना एक रिप्रेजेंटेटिव कॉल करता है और कॉल करके पूछेगा सर आपने ये ऑर्डर बुक करा है, आप इसको लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो, तो कंफर्मेशन कॉल। तो अगर आप सीरियस हो गए, मान लो कई बार ना फर्जी में लोग कर देते हैं, आया अरे भैया वापस जाओ, क्या जाना है हमको, कुछ नहीं। लेकिन वहां पर जो बंदा शिप कर रहा है उसका तो बड़ा कुछ चला जाना है। तो उन्होंने क्या करा, कॉल पर कंफर्मेशन ले ली, कई बार एसएमएस से कंफर्मेशन ले लेते हैं, कई बार व्हाट्सएप पर मैसेज से कंफर्मेशन ले लेते हैं, अलग अलग तरीके से ना उन्होंने कंफर्मेशन ले ली, ये फलाना फलाना ऑर्डर आपने बुक करा है, इसका प्राइस इतना है कि आप इसको चाहते हो कि आपके पास डिलीवर किया जाए। तो वहां पर ये चीजें करके आप क्या कर सकते हो, अपने आरटीओ को कम कर सकते हो, अपने जो आपका रिटर्न है उसको कम कर सकते हो। तो कंफर्म सीओडी ऑर्डर वाया फोन, एसएमएस, व्हाट्सएप, कॉल, जो भी आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। अब भैया कॉल करने में तो आपका महज 2 रुपए 3 रुपए ही जाना है या ना के बराबर जाना है ना। लेकिन अगर वो चीज चली गई और वापस आई तो बड़ा नुकसान है। पता चला प्रोडक्ट बीच में डैमेज हो जाए, कस्टमर ओपन करके वापस कर दे, या जो कॉस्ट आपकी, तो बहुत लॉस होने वाला है। तो उसको आप कितना ज्यादा कम से कम कर सकते हो ये आपको समझना पड़ेगा। ऑफर प्रीपेड ऑप्शंस है ना, आप कई बार प्रीपेड ऑप्शंस को भी इंक्लूड कर सकते हो कुछ डिस्काउंट दे करके। जैसे आपने क्या बोला ना कि अगर आप कैश ऑन डिलीवरी लोगे तो ये पेन है 1000 रुपए का, लेकिन अगर आप इंस्टेंटली ऑनलाइन पहले ही पे कर दोगे तो हम इसको देंगे आपको 950 रुपए का, 900 रुपए का। तो क्या हुआ कि एक सिक्योरिटी हो गई कि बंदा ये बाई कर ही लिया, है ना। तो यहाँ पर आप कॉस्ट को बचा सकते हो। लेकिन ये बहुत बारी नए अननोन ब्रांड के साथ में ये चीज फिजिबल नहीं होती है ना, लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं कि यार आया पता चला कुछ मिले ही ना, हम पहले ही पैसा पे कर दे। तो कैश ऑन डिलीवरी एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको रखना ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, इंप्रूव एड्रेस वेरिफिकेशन एंड कस्टमर कम्युनिकेशन। उसके बाद में कैश ऑन डिलीवरी। तो कैश ऑन डिलीवरी आपको पता है सबसे पॉपुलर और बेस्ट पेमेंट मेथड है, जो कि ज्यादातर सारे रीजन्स, कंट्रीज और स्टेट्स में आज की डेट में अवेलेबल है। लोकली भी आप देख रहे हो, गांव गांव भी ऑर्डर अब तो जाने लगे हैं, है ना। चैलेंजेस क्या हैं, तो इसमें चैलेंजेस ये है, हायर लाइकलीहुड ऑफ आरटीओ कंपेयर टू प्रीपेड ऑर्डर्स। यहाँ पर प्रीपेड ऑर्डर की तुलना में ज्यादा आपको वापसी मिलेगी ज्यादा। भाई किसी ने अगर पहले ही पेमेंट कर दिया है तो वो जल्दी वापस नहीं करता है, लेकिन अगर सीओडी लिया है तो वो हो सकता है वापस कर दे। कैश मैनेजमेंट इश्यूज कई बार होते हैं, है ना। कैश को वहां पर रिसीव करना, फिर वो 3 दिन के बाद वो फाइनल तक जिसने प्रोडक्ट को बेचा था उस तक पहुंच रहा है, तो वो इन्वेंट्री भी, उसका जो बीच का जो कैश फ्लो है वो भी डिस्टर्ब होता है। कैश मैनेजमेंट इश्यूज एंड पोटेंशियल डिलेज इन रेवेन्यू रिलीजेशन, जो भी है यार, है ना। कैश रिलीज होने की बात यहाँ पर, रेवेन्यू रिलीज होने की बात हो रही है ना, रेवेन्यू लॉक हो जाता है बीच में। सॉल्यूशन क्या है, ऑफरिंग इंसेंटिव लाइक डिस्काउंट एंड लॉयल्टी पॉइंट टू कस्टमर हु ऑप्ट फॉर प्रीपेड मेथड्स कैन रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन सीओडी। ये काम आप कर सकते हो। देन उसके बाद में आपको आरओएस और एमईआर को अच्छे से समझना है। तो आरओएस तो आप जानते हो, रिटर्न ऑन एड स्पेंड किया, 100 रुपए आपने एड में लगाया और रेवेन्यू आपका 1000 रुपए का आया, यानी कि 9x का आपको आरओएस आया, है ना। या 1000 रुपए का आपने बेचा तो 10 टाइम्स आपका 10x आरओएस आया, है ना। एंड एमईआर का मतलब होता है मार्केटिंग एफिशिएंसी रेशियो। अब देखो ये बात समझो जरा, जब हम आरओएस की बात करते हैं तो हम पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट की बात करते हैं कि यार इस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने में मुझे 100 रुपए लगे, समझो ध्यान से, इस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने में मुझे 100 रुपए लगे और अल्टीमेटली जो रेवेन्यू आया वो 1000 रुपए का आया, यानी कि आरओएस इसका कितना होगा, 10 होगा, 10 का आरओएस होगा। क्लियर। लेकिन इस पेन के साथ साथ में हम और भी चीजें बेच रहे हैं, पेन है, पेंसिल बेच रहे हैं, ज्योमेट्री बॉक्स बेच रहे हैं, बुक बेच रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो सारी चीजों में कुछ एक एडवर्टाइजिंग कॉस्ट लगेगी और सारी चीजों में कुछ एक रेवेन्यू आएगा। तो फाइनल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जो आएगी आपकी, फाइनल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, 10 प्रोडक्ट थे तो 10 प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने में जो खर्चा लगेगा
और साथ ही साथ 10 प्रोडक्ट का जो रेवेन्यू होगा दैट इज MER। MER का मतलब होगा कि 10 प्रोडक्ट का जो रेवेन्यू आया डिवाइडेड बाई 10 प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। जहां हम एक प्रोडक्ट का निकालते हैं वहीं अगर हम 10 का एक साथ क्लब करके निकालें दैट इज MER। तो MER हम पूरे बिजनेस की बात करते हैं एक्चुअली में, या पूरे अगर आप गूगल एड्स की बात करें तो पूरे अगर 10 कैंपेन चला रहे हो तो 10 कैंपेन्स की हम बात करेंगे। क्लियर ये बात सबको? तो आर टू इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स मेजरिंग मार्केटिंग परफॉर्मेंस। तो हमारा मेन गोल होता है MER को मॉनिटर करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने एक प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करा लेकिन दूसरा प्रोडक्ट बिना मार्केटिंग के बिक गया। क्या समझे? दंत कांति को प्रमोट करा और पतंजलि का बादाम पाक अपने आप बिक गया है, होता है ना ऐसा। तो अल्टीमेटली आप देखोगे ना कि हमको जो मार्केटिंग एफिशिएंसी रेशियो है उसको क्या करना है, बढ़िया करना है। तो ROS मेजर्स हाउ मच रेवेन्यू इज जनरेटेड फॉर ईच डॉलर स्पेंट ऑन एडवर्टाइजिंग। ठीक है, ROS निकालने के लिए टोटल रेवेन्यू फ्रॉम एड डिपेंडेंट बाई रेवेन्यू फ्रॉम एड, कितना रेवेन्यू आया एड चलाने में, और एड स्पेंड कितना हुआ मल्टीप्लाइड बाई 10, जो कि आपको पता है। तो ROS कैन हेल्प टू अंडरस्टैंड द इफेक्टिवनेस ऑफ अ स्पेसिफिक एड कैंपेन। केवल एक एड कैंपेन या एक प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, लेकिन जब हम MER की बात करते हैं तो इट टेक्स अ ब्रॉडर व्यू कंसीडरिंग ऑल मार्केटिंग कॉस्ट नॉट जस्ट एड स्पेंड। यहां पर हम केवल एड स्पेंड की बात नहीं करते, टोटल मार्केटिंग कॉस्ट की बात करते हैं। इट शोज ओवरऑल एफिशिएंसी इन टर्निंग मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट टू रेवेन्यू। वही चीज है टोटल रेवेन्यू बाय टोटल एड स्पेंड, लेकिन यहां पर हम टोटल की बात कर रहे हैं, चाहे वो एड चलाने में हो, रीमार्केटिंग कॉस्ट हो, फेसबुक एड भी चला रहे हैं, गूगल एड भी चला रहे हैं, टोटल जितना मार्केटिंग कॉस्ट लगती है उसको हम जो टोटल रेवेन्यू है उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल एड स्पेंड से या मार्केटिंग स्पेंड से, दैट इज MER। तो ROS फोकस्ड होता है on the direct return from ad spend, while MER gives a holistic view of how efficiently total marketing budget is being utilized। किस तरीके से कितना आप, कई बारी क्या होता है ना कि आप मार्केटिंग बजट को प्रॉपर तरीके से एलोकेट कर दोगे ना तो आपका MER कम ज्यादा हो जाता है ना, कि किस प्रोडक्ट को हम कितना एडवर्टाइज करें कि दूसरा अपने आप बिक जाए। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये MER आपको समझना होना है। उसके बाद आपको चर्न रेट को समझना है। तो चर्न रेट क्या होती है? दिस रेफर्स टू अ परसेंटेज ऑफ कस्टमर हु स्टॉप परचेजिंग ओवर टाइम। चर्न रेट आपका क्या है कि कोई कस्टमर एक बार आया दोबारा आपके शॉप पे आया ही नहीं, उसको आप कम से कम करोगे। आप चाहोगे ना कि एक कस्टमर आए तो बार बार आए, तो आपको ये समझना है कि आपका चर्न रेट क्या है, कितनी बार एक कस्टमर आकर के बाई करता है उसके बाद वो दोबारा आपके पास आता ही नहीं है, उसको आप कम से कम करना चाहोगे कि नहीं करना चाहोगे? अ हाई चर्न रेट मींस यू आर लूजिंग कस्टमर्स, impacting LTV and requiring hiring marketing spend, acquiring a new customer। आपको बार बार नया कस्टमर लाने में पैसा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका चर्न रेट कम है तो आप क्या करोगे? तो चर्न रेट निकालने के लिए कस्टमर लॉस्ट, कितने टोटल कस्टमर लॉस्ट हुए, टोटल कस्टमर्स कितने थे मल्टीप्लाइड बाई 100, यहां से आप निकाल लोगे। उसके बाद कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, आपको पता है कि एक कस्टमर को एक्वायर करने में कितना खर्चा लगता है। तो कई बारी अगर आपको LTV की अच्छी जानकारी है तो आप अपने कैक में यानी कस्टमर एक्विजिशन की कॉस्ट को बढ़ा भी सकते हैं, है ना। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या होती है? तो टोटल आपका जो भी एक कस्टमर को एक्वायर करने में खर्चा लगेगा, चाहे वो आपका एक ऑफिस का जो रेंट दे रहे हो, टोटल कितना खर्चा लग रहा है एक कस्टमर को एक्वायर करने में। ओवरहेड हो गया, पेड एड चला रहे हो, कई सारे टूल सॉफ्टवेयर्स, मार्केटिंग टीम, सेल्स टीम, सब कुछ रखे हो, सब में टोटल जो खर्चा आ रहा है उसको डिवाइड कर दोगे आप न्यू कस्टमर से। देन उसके बाद ओमनी चैनल स्ट्रेटजी। तो ओमनी चैनल स्ट्रेटजी का मतलब क्या है? जितने भी चैनल्स हैं आप अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए उन सबका अगर ज्यादा से ज्यादा आप इस्तेमाल करते हो तो वो आपके कस्टमर के एक्सपीरियंस को कई बार और अच्छा कर सकता है। शॉपिंग एंड शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स, आप इसको कैसे आप अच्छा कर सकते हो। प्रोडक्ट की बंडलिंग एंड क्रॉस सेलिंग आप कैसे कर सकते हो। तो अगर आपको ये सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ है तभी आप अपने बिजनेस को अच्छे से समझ सकते हो। और जब भी आप अपने लिए काम करें, ई-कॉमर्स स्टोर बनाने जाएं, तो ये सारी चीज़ों की रिपोर्टिंग प्रॉपर आप गूगल शीट वगैरह बना करके एक एक चीज़ एक एक कस्टमर के बारे में नोट डाउन कर लें।
एक एक कैंपेन्स के बारे में, एक एक एड्स के बारे में, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस में मदद करेंगी, आपके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करेंगी। अदरवाइज बहुत तगड़े लॉस में जाओगे आप, है ना। ये था थियरी का पार्ट। Fearless.